हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बीपीएससी के टीयर 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जूनियर का पेपर हम लोग आज हल करेंगे और इसमें देखेंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं। और देखिए, इसमें पूरी कोशिश की गई है कि आपको सही उत्तर बताने का प्रयास किया जाए। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और ये जानते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जीएस का प्रश्न तो फिलहाल छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि दो शब्दों के संयोग को क्या कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा समास, क्योंकि दो शब्दों का जो संयोग होता है वो समास होता है, बाकी दो वर्णों का जो संयोग होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है आपकी मुक्तिबोध की काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, संयुक्त वाक्य का पहचान करना है कि बच्चे के रोने से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ता है, चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ। ये संयुक्त वाक्य है। ये एक वाक्य पूरा ये हो गया, अब फिर ये निराश नहीं हुआ, ये दूसरा हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। देखिए, संयुक्त वाक्य में क्या होता है ना कि दो उपवाक्य जोड़ दिए जाते हैं, और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे कि चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे, तो चुपके से क्यों भाग जाओ, तो यहाँ के लोग मार डालेंगे इसलिए भाग जाओ, तो ये आश्रित है। ठीक है। अगला 74 नंबर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, बताइए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो यति कहते हैं। ठीक है। पेट काटना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। और देखिए, ऑप्शन अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताने का प्रयास करें कि क्या होगा सही, क्योंकि कंजूसी करना और भूखा रहना, इन दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंजूसी करना। पेट काटने से मतलब होता है कि जैसे बचाना, कम खर्च करना, थोड़े में काम चलाना है, तो ये कंजूसी करना हो जाएगा। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, मिश्र वाक्य की पहचान करनी है और आपको बताना है कि इसमें मिश्र वाक्य कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। ये एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य है। अगला, डेपुरेशन का हिंदी पर्याय बताना है, और आपके सामने ये 3 ऑप्शन है और बाकी ये एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, ये 2 ऑप्शन है। तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर प्रतिनियुक्ति। डेपुरेशन का जो हिंदी पर्याय हो जाएगा वो प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। जो इंग्लिश के शब्द हैं उसका हिंदी पर्याय क्या है वो भी पूछा जा रहा है। ये समास से प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है। तो देखिए, जो संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है, और जब तीसरा पद निकल जाता है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चौराहा 4 राहों का समूह द्विगु समास। अगला प्रश्न है 80 नंबर, कि तुलसीदास की रचना नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। देखिए, रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना है। ठीक है, केशवदास। और ये माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका एक ही रात में लिख दी थी, तुलसीदास के रामचरितमानस को देख करके। इसके बाद अगला प्रश्न है 81 नंबर, थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, और दल पर कूद पड़ूं उड़कर मैं रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए, जब भी आपको
कोई भी पंक्ति पढ़ते समय उत्साह का वर्णन हो तो वहाँ पे वीर रस हो जाता है, भय लगे तो वहाँ पे भयानक रस हो जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद भय हो रहा है, जैसे उसका रोम रोम फड़ा रहा है, तो यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि ये काव्य रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है, मिलान करके सही कूट का निशान लगाना है। तो देखिए रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे कामायनी है तो आपके प्रसाद जी की रचना, जयशंकर प्रसाद की। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वीणा माधव ये सुमित्रानंदन पंत की है और दीप शिखा माधवी वर्मा की है। तो ये देख रहे हैं ए का 2 है और बी का 1 है। तो ए का 2 और बी का 1, ये दोनों देखिए दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को आगे और देखना पड़ेगा। सी का 4 है तो सी का 4 आपके तीसरे ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर। घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति का अर्थ बताना है और आपके सामने ऑप्शन है, बताइए 83 का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए घड़ी में तोला घड़ी में मासा का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कि चंचल मन वाला। ठीक है, जो तनी सा बात पर खुश हो जाए, तनी सा बात पर नाराज हो जाए, ऐसे मन वाला जो होता है वो घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकोक्ति उसके ऊपर सटीक बैठती है। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, तो जो चिंतामणि संग्रह है उसी में रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को संकलित किया गया है। 85 नंबर प्रश्न है। देखिए ये भी इंग्लिश शब्द दे करके पूछ दिया गया है कि इसका हिंदी तात्पर्य क्या होगा। तो ये है ऑनरेरियम, एच को साइलेंट करके बोला गया है। तो ऑनरेरियम का जो सही हिंदी पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा मानदेय। मानदेय आप समझते हैं वेतन को कहा जाता है, कितना मानदेय दिया जाएगा, कितने वेतन आपको मिलेंगे। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रामधारी सिंह की रचना नहीं है, आपको बताना है कि इनमें कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो देखिए इनकी जो रचना तुलसीदास है ये निराला जी की रचना है, यशोधरा आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये दोनों रचनाएं नहीं है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87। भरपेट शब्द में समास है, आपको बताना है कि भरपेट में कौन सा समास होगा। तो देखिए भरपेट यानी पेट भर, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, विभक्त रस का स्थायी भाव बताइए। तो विभक्त का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 89 नंबर। कितो मिठास दई दयो इते सलोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। अगला, ये रचनाओं को जो उपन्यास दिए गए हैं उनका मिलान करना है उनके लेखकों से। तो कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है और झूठा सच यशपाल जी की रचना है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। घनानंद किस काल के कवि हैं। तो घनानंद आपके रीति काल के रीति मुक्ति धारा के कवि हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि परिच्छेद परि प्लस छेद में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि इनमें कौन सी संधि है। 92 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए इसमें स्वर संधि हो जाएगी। और अच्छा प्रश्न है इसलिए कि उसके भेद नहीं पूछा है स्वर संधि के, सिर्फ ऑप्शन देकर के पूछ दिया कि कौन सी संधि है, तो स्वर संधि तो हो ही जाएगी। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है,
अगला, फूले काश सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो देखिए, जनु जानो जानो, मनु मानो मानव, जब भी आता है तो वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो जो उसको बोध कराने वाले शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। देखिए, शब्द शक्ति के बारे में यदि आप लोग ठीक से नहीं जानते हैं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ से जा करके आप लोग शब्द शक्ति वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा क्लियर किया गया है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, रचना को रचनाकार के काल से मिलान करना है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो कब लिखी गई थी? तो आदिकाल में लिखी गई थी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पद्मावत जयसी जी ने भक्ति काल में लिखा था। बिहारी ससाई बिहारी जी ने रीतिकाल में लिखा था। भारत भारती आपके मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती को आधुनिक काल में लिखा। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूं। तो देखिए, प्रातः काल भी कह रहा है और समय भी कह रहा है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। शुद्ध पूछा है तो शुद्ध आपका हो जाएगा कि कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, यही शुद्ध हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो 98 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा पदबंध कहते हैं। अगला, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस उदय, अभ्युदय। अगला, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो देखिए, प्रेमचंद ने रंगभूमि सेवा सदन दोनों लिखा है, लेकिन तितली नहीं लिखा है। तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद 101 नंबर, सूरदास के गुरु कौन थे? तो देखिए, सूरदास जी के जो गुरु थे वो आपके वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य के जो बेटे थे वो थे विट्ठलनाथ। और यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? फिर अष्टछाप में जो चार अपने पिता के जैसे गुरु बोलते हैं ना, उन पिताजी भी उनके गुरु थे, तो गुरु के चार शिष्यों को लेकर के और चार अपने शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना किए थे। तो कौन कौन शिष्य उनके अष्टछाप में उनके पिताजी के थे, कौन उनके थे? तो इस तरह से कई प्रश्न बनते हैं। और अष्टछाप में निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। अगला है 102 नंबर कि रामचरितमानस की भाषा है। तो देखिए, रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, साहित्यिक अवधि। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगन को चूमने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास। जहां पर भी कारक चिन्ह आ जाते हैं वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। 105 नंबर, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबनते। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण है। तो 105 का आपका सही उत्तर हो जाएगा माधुरी। जहाँ पे रति नामक स्थायी भाव होता है वहाँ पे ज़्यादातर माधुर गुण होता है। ओज गुण वहाँ पे होता है जहाँ वीर रस होता है, और प्रसाद गुण शांत रस में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 106 नंबर कि किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? देखिए, 3-13 होने का मतलब हो जाता है ना कि बिखर जाना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया, यानी कि टूट गया, बिखर गया।
107 नंबर प्रश्न है कि चयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चयन, चे प्लस अन बराबर चयन। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो आयादी संधि हो जाएगी। अगला है प्रश्न कि कृष्ण भक्त कवि कौन है। तो देखिए सूरदास, रसखान, मीरा, ये सभी लोग कृष्ण भक्त कवि हैं। 108 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। बैंक करप्ट पूछा है, हिंदी अर्थ। तो बैंक करप्ट जो होता है उसको हम लोग दिवालिया घोषित कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, ये गलत है, ये अशुद्ध है। और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र नहीं। अस्त्र जो है फेंक के मारा जाता है। तो ये दोनों गलत हैं, यानी कि अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध में आपका 1 से अधिक हो जाएगा। अगला, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जब आरोप किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचना कौन सी है। तो साहित्य लहरी है। कृष्ण गीतावली और दोहावली तो ये तुलसीदास की है। 113 नंबर प्रश्न, चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो चूना लगाने का मतलब हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को नहीं कहते हैं कि उसको चूना लगा दिए, मतलब बेवकूफ बना दिए। अगला है कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोहा के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में आपकी 11 मात्राएं। आईसी का उल्टा सोरठा हो जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13। 115 नंबर, असाध्य वीणा के रचनाकार हैं। असाध्य वीणा अज्ञे जी की कविता है, लंबी कविता है। कर्मवाच्य है, आपको बताना है 116 नंबर में कि कर्मवाच्य कौन सा है। तो आम खाया जाता है, ये कर्मवाच्य। और लड़का खाता है, कर्तृवाच्य। और धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। तो देखिए संक्षेपण का गुण जो है वो अलंकृत भाषा नहीं है और पूर्णता नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि संक्षेपण में पूर्णता भी नहीं आती है और अलंकृत भाषा भी नहीं होता है। क्योंकि संक्षेपण होता ही है कि एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उसका 1/3 कर देना है। अगला 118 नंबर, देव प्लस इंद्र देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो 118 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। तो बड़े आदमी को कौन दोष लगाए, यही हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर, भाववाच्य है। तो इसमें भाववाच्य बताना है। तो आपका हो जाएगा उससे बैठा नहीं जाता है, ये भाववाच्य। बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे। तो राजा जयसिंह के दरबार में। 122 नंबर, वांग्मय का संधि विच्छेद होगा। तो वांग्मय, तो आपका जो पंचमाक्षर आ रहा है ग अंग, ये क वर्ग का है। तो क वर्ग का है इसलिए वाक्मय हो जाएगा, ठीक है। 122 का पहला, क्योंकि उसमें जो पंचमाक्षर होता है जिस भी वर्ग का, उस वर्ग के प्रथम अक्षर को जोड़ करके संधि विच्छेद कर दिया जाता है। एनरोलमेंट नंबर, ये तो सभी लोग जानते हैं, नामांकन संख्या जो होती है उसे एनरोलमेंट नंबर कहते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो 15-15 वर्ण होते हैं। इसके बाद 125 नंबर, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अपने वर्ग के लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है।
125 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126 से 130 तक। देखिए ये पैराग्राफ वाला प्रश्न है और पैराग्राफ के ठीक ठाक प्रश्न आते हैं बीपीएससी में हर एग्जाम में। तो इसको हल करने का सबसे सही ट्रिक है कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़िए। छोटा सा पैराग्राफ है इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैराग्राफ को पढ़िए, ये होता है सही नियम। बाकी जब छोटा है तो इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखिए। ज्ञान सिंधु का अर्थ है, तो ज्ञान सिंधु का अर्थ हो जाएगा ज्ञान का सागर। हम लोग इसका उत्तर ही देख लेते हैं, पैराग्राफ आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। इसके बाद मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है, तो कौन सहायक है? तो इसमें दिया गया है कि पुस्तकें सहायक होते हैं मनुष्य के चरित्र के निर्माण में। हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? तो हमारा हृदय विशाल और उन्नत पुस्तकों के अध्ययन से बनता है। 129 नंबर, स्वाध्याय में सहायक है, तो स्वाध्याय में जो सहायक है वो हो जाएगा पुस्तकालय। अगला, विद्या की अक्षय निधियां कहाँ मौजूद होती हैं? तो विद्या की जो अक्षय निधियां हैं वो पुस्तकालय में मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है, ये बस इतना ही प्रश्न था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है और उसको पढ़ने के बाद इनका उत्तर करना है। तो ये उत्तर देख लीजिए, हरियाली क्यों नष्ट हो जाती है? तो हरियाली वनों के विनाश के कारण नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ रही है? तो औद्योगिकरण के कारण जो शहरी जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। अगला, भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है? तो भूमि की उत्पादन क्षमता अम्लीय और क्षारीय के कारण घट जाती है। अगला 134 नंबर, कि लोग गांव में आकर शहरों में क्यों बसते हैं? तो गांव से लोग शहरों में क्यों आते हैं? रोजगार के लिए आते हैं। उसके बाद 135 नंबर, कि कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है? तो औद्योगिकरण के कारण। कृषि योग्य भूमियों पर औद्योगिकरण हुआ है तो इसलिए वो कमी आई है। फिर अगला पैराग्राफ को पढ़िए और इसको उत्तर देना है कि आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? तो आलस्य के परिणाम स्वरूप हमें बीमारी एवं कष्ट होना। अगला, रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो रोग का प्रभाव आपके जो मन है उस पर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि शरीर श्रम में क्या लगता है? तो शरीर श्रम में समय लगता है। 138 का ए ऑप्शन। इसके बाद 139 नंबर, आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? तो आलस्य को जीतने का उपाय है कि शारीरिक श्रम किया जाए। अगला, आरोग्य से तात्पर्य क्या है? तो आरोग्य यानी कि स्वस्थ होना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। 141 से 145 तक के लिए पैराग्राफ देखिए कि मनुष्य की कृति किससे फैलती है? तो मनुष्य की जो कृति है वो पुण्य कृतियों से फैलती है। पुण्य कृत्य करेंगे तो आपकी कृति फैलेगी। पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? तो पाठक और श्रोता मनुष्य के उज्जवल कार्य और यशगान से सीखा करते हैं, यानी एक से अधिक। अगला है 143 नंबर, कि चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? तो चारण और भाट स्वावलंबी मनुष्यों का यशगान करते हैं। आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि धवल का अर्थ क्या है? 144 का सही उत्तर बताइए। तो धवल का अर्थ हो जाएगा उजला भी होता है, स्वच्छ भी होता है, निर्मल भी होता है, सफेद भी होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए चांदनी का पर्यायवाची
चंद्रिका जो है वो चांदनी हो जाएगी इसकी परिभाषी। इसके बाद 146 से 150 तक के लिए पैराग्राफ देख लीजिए। भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक क्या है, उस पैराग्राफ में दिया गया है। तो मतभेदों को भुलाना भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है, तो आपसी लड़ाई और द्वेष से राष्ट्र की गरिमा घटती है। देश को पीछे क्या ले जाता है, तो इसमें से एक से अधिक चीजें सही हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ना, केवल अपनी उन्नति के बारे में सोचना, ये सब देश को पीछे ले जाने के कारण है। अगला 149 नंबर, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है, तो राष्ट्र की जो उन्नति है वो देश की शक्ति व्यवस्था को बनाए रखने से संभव है। अगला है 150 नंबर प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है, तो व्यक्ति की उन्नति से संबंधित है। तो दोस्तों ये था बीपीएससी टीयर 3 का री एग्जाम का जो 6 से 8 है उसका हिंदी का सॉल्व पेपर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इससे मिलान करके जरूर ये देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।